वो आप मेरे साथ कर सकते हैं जी। कुछ शेयरिंग ओबियसली मैंने आपके साथ करनी है और कुछ जो क्वेश्चन आपके होंगे वो आप कर लीजिएगा। जी मैं पहले एक सवाल उठाता हूँ जी। जी सबसे पहला क्वेश्चन है जी जो आ रहा है, जो मैंने शेयरिंग करनी है आप लोगों के साथ। पहले मैं पेश कर दूं जी, फिर मैं आपके साथ शेयरिंग कर देता हूँ। जी पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी। इसमें डिस्कस द टैक्सेबिलिटी if a resident individual is having foreign source salary income and also has Pakistan source salary income। so एक वक्त में दो इनकम्स आपके पास आ रही हैं जी। एक पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम है और एक आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम जो है वो आपके पास आ रही है। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि जो जो, जो दोनों दोनों सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आ रही हैं, इसका करना क्या है। अगर तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो कि हमने अज्यूम किया है, पहले तो नॉन रेजिडेंट की बात कर लेते हैं। जो नॉन रेजिडेंट है वो अपनी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करेगा, फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं। अब बारी आती है रेजिडेंट इंडिविजुअल की। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और फॉरेन सोर्स सैलरी है और वहाँ पे टैक्स आपने एप्लीकेबल पे कर दिया है, तब भी वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। दो बात। फिर अगर रेजिडेंट की जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है उस पर तो उसको टैक्स पे करना है, वो तो चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, अकॉर्डिंगली अगर लॉ में कोई एग्जम्पशन है तो आपको मिलेगी, वरना आप उस पर टैक्स जमा करवाएंगे। जी जनाब, ये आपका पहला जो शेयरिंग थी मेरी आपकी तरफ, जो मैंने करनी थी वो आपके पास है। अब मैं दूसरा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जी 10 एक क्वेश्चन मैं अकाउंटिंग के ला रहा हूँ और 10 एक जो क्वेश्चन आपके हैं वो मैं ला रहा हूँ टैक्स से रिलेटेड, ताकि दोनों साइड्स को कवर किया जाए। जी मैं आगे चलता हूँ जी। जी क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने डाल रहा हूँ जी। ये अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन है जी। इसके मुताबिक अगर आप इन ट्रांजेक्शन्स मैं पहले पेस्ट कर दूं जी, फिर मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ इधर भी और इधर भी। ये दो हिस्सों में जाएगा जी। मैं थोड़े से डिलीट कर देता हूँ। जी एक ये है जी और एक अभी होगा आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जी जनाब, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। बेसिकली क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेट करता है कि ये जो फॉलोइंग अकाउंट्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, सैलरीज आपका नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है, रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट है जो पेबल का या रिसीवेबल का, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है और परचेजेज आपका रियल अकाउंट है। बेसिकली अब बात ये हो रही है कि इसके अंदर जो तीन तरह के अकाउंट है, एक पर्सनल है, एक रियल है, एक नॉमिनल है। पर्सनल में आगे रियल रियल है, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, और एक आपका आर्टिफिशियल जो है ये चलते हैं। बाकी नॉमिनल आपको पता है एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, और जो रियल है उस पर तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है जी। कोई क्वेश्चन जी, दो क्वेश्चन आए हैं जी मेरे पास अभी। एक आया या दो आया जी? एक क्वेश्चन आया जी। क्वेश्चन पहला आया है जी, मोहम्मद अमीन शेख साहब कह रहे हैं, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज़ AML CFT फॉर
NDFBB. What is the theory intention of FBR and government of Pakistan behind it only for categories like accountant, personal metal gem dealers, real estate agents, lawyers? Please elaborate in details with examples if possible. Allah bless you. अमीन शेख साहब, बात ये हो रही है कि उन्होंने 3 कैटेगरीज इसके अंदर बनाई हैं। अब उनको उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि इनमें कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन शामिल नहीं होगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि डेफिनेशन आप ज़रूर पढ़ लें। जैसे अकाउंटेंट्स हैं तो उसमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट CMA या आई कैप वाले शामिल नहीं हैं, तो उसको आप ज़रा एक तो डेफिनेशन पढ़ लें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पार्टी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में एंगेज्ड है, अब सस्पिशियस बड़ा एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें जो भी बंदा आएगा उस पर वो क्वेश्चन मार्क करेंगे कि भाई आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आप में इसमें एंगेज तो नहीं है, या आप CFT जो आपका जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर, या इलीगल मनी तो नहीं आपने कमाई हुई है। सो इसको इस एंगल से आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। जी जनाब, इसके नोटिस भी काफ़ी लोगों को इशू हुए हैं। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो जवाब देंगे, अदरवाइज आपको अगर नहीं है तो जवाब फिर भी आपने देना ही है, लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होगी। ये ज़रा पॉइंट जो है ना शेख साहब नोट कर लीजिएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आबद हनीफ साहब कह रहे हैं, इफ एन इंडिविजुअल रजिस्टर ए प्रोप्राइटरी बिजनेस इन IRIS बट नो बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक हो गया, हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन IRIS? देखिए, अगर आपने बिजनेस कोई नहीं किया तो जहरी बात है नील की रिटर्न आपकी जाएगी, आपके कोई NTN लिया हुआ है, प्लस आपको ये फिर कवर करना पड़ेगा कि आपने जो अपना पूरे साल में जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो किधर से किए हैं आपने। ये भी ज़रा आबिद हनीफ साहब नोट करें। बाकी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई गाड़ी बेची है, खरीदी है, कोई ट्रांजेक्शन आपने की है, बैंक में एंट्रीज हैं। इतना सिंपल नहीं है कि आप सिर्फ कह देंगे तो वो मान लेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा। जी आबिद हनीफ साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। शेख साहब ने ओके कर दिया जी। जी मैं यूट्यूब पे चेक करूँ अगर कोई सवाल है तो। अभी तो जो आए हैं वो मैंने जवाब दी। मैं आगे चलता हूँ जी। अब टैक्स में से एक पॉइंट निकालते हैं जी। जी जनाब, ये टैक्स में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पेस्ट किया, मैं अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जी। ये बेसिकली क्वेश्चन रिलेट कर रहा है जी, आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने पेस्ट कर दिया है। व्हाट आर द टैक्स रेट्स फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम? देखिए, नॉन सैलरीड मतलब नॉन रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान के सोर्स ऑफ इनकम सैलरी के लिए कोई अलग से रेट अवेलेबल नहीं है। जो सैलरीड पर्सन को रेट लगाए जा रहे हैं वही आप जो रेजिडेंट इंडिविजुअल को रेट लगाए जा रहे हैं वही नॉन रेजिडेंट को लगाए जा रहे हैं। कहीं कहीं रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अलग है, और भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें अलग भी हैं और कुछ सेम है जो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो सैलरी के लिए दोनों का जो रेट है वो सेम है, इसमें दोनों के लिए अलग से कोई रेट अवेलेबल नहीं है। पहले कोई वक्त था जब वर्किंग वूमेन के लिए अलग होता था रेट, लेकिन अब वो एज सच नहीं है। अब सेम रेट जो है वो दोनों के लिए अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट है जी, और मैं देखता हूँ, आबिद हनीफ साहब ने भी ओके कर दिया, चले अच्छी बात है जी। अब मैं आता हूँ जी, एक अकाउंटिंग में से सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है वो मैंने आपसे शेयर करना है। जी मैं पेस्ट कर दूं फिर मैं आप लोगों से वो शेयर कर लेता हूँ। इसमें इशू ये है कि जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं उसमें आप एक्सपेंसेस और एसेट्स को जब इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होगा, और अगर आप इनको कम करेंगे तो क्रेडिट होंगे। इसी तरह इनकम और लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जी, जो आपके रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के क्वेश्चन बेस्ड जो मैंने आपसे शेयर करना था। अच्छा जी, अब मैं टैक्स में से एक क्वेश्चन लेता हूँ जी।
ये मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ जी जनाब। यहाँ जो है वो कह रहे हैं कि स्टेट क्लियरली द टैक्सेशन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम बोथ फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। देखिए ये फॉरेन सोर्स सैलरी अभी मैंने जैसे बताया, इसमें लॉ ये कहता है कि अगर आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम है और आप नॉन रेजिडेंट है, तो आपने पाकिस्तान से बाय टैक्स दिया या नहीं दिया, उसका पाकिस्तान की रिकवरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। एफबीआर इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कि पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो फिर आपसे क्वेश्चन मार्क होगा कि जो पाकिस्तान स्टेट को जो आपने टैक्स देना है वो आपको अगर एप्लीकेबल है एग्जेम्पशंस के बाद, तो वो देना पड़ेगा जी। ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन था। आगे मैं चलता हूँ जी, एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अब नेक्स्ट है जी, मैं एक और क्वेश्चन आपकी तरफ ला रहा हूँ जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, मैं इस पे वेट करूंगा जी आप लोगों का। आगे चलता हूँ जी मैं। फिर नेक्स्ट है जी जर्नल के बारे में। अच्छा जी, एक सवाल आया है, उमर वकास भट्ट हमारे साथ है। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंडिविजुअल के बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वेल्थ स्टेटमेंट में शो करना करें या बिजनेस बैलेंस शीट में। उमर वकास भट्ट साहब, जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं जो बंदे के नाम पे होंगे वो जाएंगे उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में। सो बिजनेस एसेट्स में जो कैपिटल आप बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे वो बैलेंस शीट में पेएबल है, वेल्थ में वो रिसीवेबल होगा। तो आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि जो जाती है, जाती आपके क्या है, आपकी गाड़ी है जाती नेम पे, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड है आपके पर्सनल, लोन आपने पर्सनल लिया हुआ है, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंसेज आपके पर्सनल है, जो आपके जाती हैं, और जाती लोन है, क्रेडिट कार्ड है, वो सब वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं। जो बिजनेस वाले हैं वो बिजनेस में। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसीलिए, और पर्सनल एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है, पर्सनल जो एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए बनाया गया है कि दोनों को आपने अलग अलग रखना है जी। उमर वकास भट्ट साहब, अगर आपको समझ आ गई हो, आप तक चीज़ पहुंच गई हो, तो इसको ओके कर दे जी जनाब। मैं हाँ जी, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं जर्नल का जी। काउंटिंग से सवाल है जर्नल। देखिए जर्नल बेसिकली प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री के अंदर है, जिसमें एंट्री एंटर की जाती है, एंटर करके उसके साथ नरेशन लिखी जाती है, और आप एक डेट वाइज एंट्री करते हैं। टोटल भी आता है उसका, इंडिविजुअल भी है और टोटल वाइज टोटल भी आपको मिल जाएगा। सो जर्नल बेसिकली यहाँ से बेसिक एंट्री है, जहाँ से वो शुरू की जाती है, जो बेसिक डाटा है जो यहाँ से किया जाता है जी जनाब। ये जर्नल के बारे में था जी। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जी। जी जनाब, ये मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ जी। जी, ये बेसिकली क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, स्टेट क्लियरली दी नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड टैक्स देयरो। देखिए बात यह है कि आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, मंथली स्लिप्स भी आपके पास सैलरी की हो सकती हैं, एम्प्लॉयर जो पेमेंट की है उसके क्रॉस चेक आपके जारी बात आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि आपने कितनी सैलरी किससे रिसीव की है, और कितना टैक्स कटा है, और कितने की आप रिपोर्टिंग और कितनी डिडक्शन आप कर रहे हैं जी जनाब। नासिर जमाल साहब हमारे साथ हैं, उनका सवाल आ गया जी। वो कह रहे हैं वेदर रिकवरी सूट फाइल्ड बाय बैंक बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स रिकवरी बैंक। देखिए बात यह है कि अगर आपकी जो लोन अगर आपने देना है, उनका ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो आप ओवरड्यू कर चुके हैं, तो इसको आप नीचे फुट नोट में मेंशन करेंगे कि जनाब ये ओवरड्यू हो गया हुआ है, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो भी करंट आपके जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं वो आप देंगे। लेकिन एज सच सूट का जो है वो फुट नोट के तौर पर होएगा, कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में ये आता है, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो इसका आया हुआ है, जो आपने पे करना है वो अपनी जगह पे आ रहा है।
जी नासिर जमाल साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट, एक मिनट। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जी। जी ये 3 ट्रांजैक्शन हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं शेयर कर देता हूँ जी आप लोगों से। जी क्वेश्चन अब ये है जी कि अगर हाउ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पेड बाय एन इंडिविजुअल आर ट्रीटेड अंडर द इनकम टैक्स लॉ। अगर एज ए एम्प्लॉई को बंदा पेमेंट करता है, जिसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चैरिटेबल डोनेशन है जी, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है, और तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। अब इसमें पहली बात तो ये, चैरिटेबल अगर आप डोनेशन देंगे तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ये जो है जो ज़कात WPPF सारे जो है और जो चैरिटेबल डोनेशन है, ये आप माइनस कर सकते हैं स्ट्रेट वे अपनी टोटल इनकम से, इन ऑर्डर टू डिटरमिन दी टैक्सेबल इनकम। नंबर 1। नंबर 2 जो है, ऑब्वियसली आप प्री कंडीशन मेट करेंगे तो तभी आप इसके अंदर आ सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 जो है, मैं सवाल जो नेक्स्ट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर आप पे करते हैं तो ये भी आपका टैक्स क्रेडिट के अंदर या डिडक्टेबल लोन्स दोनों में से किसी एक में पड़ा हुआ है। ये भी बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं। तो मेरे मुताबिक तो ये जो है वो दोनों में से एक चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि ये भी आपको डिडक्टेबल या टैक्स क्रेडिट के तौर पे आपको बेनिफिट जो है इसका अवेल हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप इसकी प्री कंडीशंस को मेट कर दें। जी जनाब, ये इससे कनेक्टेड क्वेश्चन था। मीनवाइल नासिर जमाल साहब का एक सवाल आ गया। वो कह रहे हैं, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एनी कंडीशनलिटी फॉर प्रपोजल ऑफ टैक्स फॉर द पर्पजेज ऑफ टैक्स। देखिए नासिर जमाल साहब, डायरेक्टर से आप लोन ले सकते हैं थ्रू क्रॉस चेक, जो उनके पर्सनल अकाउंट में से निकल के कंपनी के जो अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो तब आप ये लोन जो है वो उनसे रिसीव कर सकते हैं। जी जनाब, ये अगर आपको नासिर जमाल साहब पता चल गया हो, आवाज़ आ रही हो तो इसको क्लियर कर दें। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कोई सवाल अगर किसी का। अच्छा जी, अभी ऐसा सच तो नहीं है। जी जनाब, एक आगे चलता हूँ जी। मैं नेक्स्ट शेयरिंग जो आपसे करनी है, अब फिर ये 2 नेक्स्ट आ गए जी। अगर ये भी इनकर्ड होते हैं तो इनके बारे में भी शेयरिंग कर ले। 2 है जी आपके पास। अगर कोई इंडिविजुअल फॉलोइंग एक्सपेंसेस करता है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट ऑन डेट एक्सपेंसेस, तो क्या होगा? ये एजुकेशनल जो एक्सपेंसेस है, इसमें डबल रिलीफ है जी। एक तो ये कि आपको ये प्रॉफिट, ये क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट या डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इनमें से एक मिलेगा। प्लस एजुकेशनल में जो आप टैक्स पे करते हैं 236I का, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो जो 5% जहां 2 लाख से ज़्यादा एक बच्चे की 1 साल में फीस होगी, तो उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा जो टैक्स आप पे करेंगे। प्रॉफिट ऑन डेट जो है, ये अब डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर चला गया जी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, पर्सनल के लिए लोन लेते हैं, तो जो मार्कअप उस पर पे करेंगे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस अगर आप करेंगे, तो ये आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे मिल जाएगा। अच्छा जी, नासिर जमाल साहब का एक और सवाल आ गया। वो कह रहे हैं, इफ रिसीव्ड 5 years बैक, इफ लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एनी कंडीशन। जी कोई मसला नहीं नासिर जमाल साहब, बात ये हो रही है कि आप उसकी बैलेंस शीट फिर ज़ाहिर बात है आपके पास होनी चाहिए। अगर डायरेक्टर थे तो ऑडिटेड अकाउंट्स में आया होगा, ठीक है। और अगर ये टाइम बार्ड नहीं हुआ, आपने ऑडिटेड अकाउंट्स में दिखाया हुआ है, और उसने डायरेक्टर ने भी अपना रिसीवेबल शो किया हुआ है, कंपनी ने पेबल शो किया हुआ है, तो फिर इसको वो चेक करके, तो ऑथेंटिसिटी चेक करके फिर इसमें से इसको कवर किया जा सकता है। जी नासिर जमाल साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी आगे। नेक्स्ट है जी, ये मैं पहले पेस्ट कर दूं, फिर मैं आप लोगों से इसको शेयर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ये है जी बेसिकली कि हाउ एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस
अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम शैल बी मेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपको किसी भी हेड ऑफ इनकम से लॉस आया हुआ है तो आप वो सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 56 है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये ज़रा नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई और हेड ऑफ इनकम में लॉस है लेकिन सैलरी आपकी ये टैक्सेबल आ रही है तो आपको सैलरी के ऊपर टैक्स लग जाएगा, वो उस लॉस को रिटर्न में इग्नोर कर दिया जाएगा। जी जनाब, मैं यूट्यूब पे देखो कोई सवाल तो नहीं। अच्छा जी, नासिर जमाल साहब कह रहे हैं जी अगर टाइम बार्ड हो गया हुआ है, टाइम बार्ड हो गया हुआ है तो जनाब ऑडिटेड अकाउंट्स तो अवेलेबल है ना। आप ठीक है, टाइम बार्ड में क्वेश्चन नहीं वो आपसे कर सकते, लेकिन आपने फिर अपनी रिटर्न्स और बाकी सब ने शो तो किया होगा, वो फिर ला के दिखाए आप कि जिसने दिया और जिसने लिया है वो अपनी पिछली रिपोर्टिंग में अगर तो कर चुके हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, वो तो रिपोर्टिंग हो गई होगी, वो तो उसको वो अब टाइम बार्ड है तो उस पर क्वेश्चन वो रेज नहीं करेंगे आपके साथ। ठीक है, ये आप इस सूरत में बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने पहले रिपोर्टिंग की हुई है तो। जी जनाब नेक्स्ट, अच्छा जी मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी। हाँ जी, मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है कि व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड एंड नॉन सैलरीड पर्सन। देखें सीधी सी बात है, ज़्यादा अगर आपका ईयर एंड जुलाई टू जून के दरमियान है, सैलरीड वाले हैं, तो आपकी 30 सितंबर है नेक्स्ट फॉलोइंग दी फाइनेंशियल ईयर, आप उसकी जो डेडलाइन जो स्पेसिफाइड है। और अगर आपका स्पेशल टैक्स ईयर है, ज़ाहिर बात है, तो फिर आपका जो सितंबर तब भी आपका बनेगा। आप जो फॉलोइंग सितंबर होगा जो ईयर एंड के बाद, उसके अंदर आप पिछली जो रिटर्न होगी, मसलन अगर ईयर एंड 31 अगस्त है तो फिर फॉलोइंग सितंबर नहीं होगा, उससे अगले साल में वो चला जाएगा। तो ये डेट्स बेसिकली सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए अवेलेबल है, लेकिन सब्जेक्ट टू टैक्स ईयर के हिसाब से ये मेंशन किया जाता है। जी जनाब, ये कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर कर लें जी। अच्छा, मैं अब आगे चलता हूँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मैं एक फ़ोन सुन लूँ जी, मेरा ख्याल है अर्जेंट आ गया जी। चले, उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास एप्लीकेबल जो डेट्स फॉर इनकम टैक्स ऑन सैलरीड एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है जी। बेसिकली ये बात हो रही है, अगर आपका सैलरी और नॉन सैलरी इंडिविजुअल है, आपको पता है सैलरी के लिए इस वक्त जो रेट है वो 6 लाख रुपए तक अगर टैक्सेबल सैलरी हो तो 0% है, और उसके ऊपर फिर आगे स्लैब रेट्स हैं जो 12 स्लैब जाते हैं। एंड वाला जो स्लैब है वो 75 मिलियन से ज़्यादा इनकम होगी तो प्लस उसके ऊपर जो होगी वो 35% है, और एक फिक्स अमाउंट साथ लिख दी जाएगी। इसी तरह जो नॉन सैलरीड है 4 लाख रुपए तक 0% है, और 8वें स्लैब में 60 लाख से ऊपर जाएंगे तो 60 लाख से नीचे वाली एक फिक्स अमाउंट गिवन है, 12 या 14 लाख रुपए वहाँ गिवन है, प्लस 35% होगा जो 60 लाख से ऊपर होगा। तो ये बेसिकली दोनों रेट्स, अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सैलरीड पर्सन है वो एज कम्पेयर टू नॉन सैलरीड कम टैक्स पे करेगा। ये उसकी रैशनैलिटी उसके पीछे है। जी जनाब, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर लें, मैं अपनी शेयरिंग तो कर ही रहा हूँ जी। नेक्स्ट मेरे पास जी, ये मैं पहले पेस्ट कर लूँ जी आप लोगों के सामने, तो फिर मैं आपसे शेयरिंग कर लूँ। गिव फ्यू एग्जांपल्स दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी बट टैक्सेबल अदरवाइज। अब देखिए बाकी जितने चारों हेड्स ऑफ इनकम है, बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो जितने मसलन अगर आप सेल परचेज में इंगेज हैं तो बिजनेस इनकम है, उधर चला गया। अगर आपने अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग या इकट्ठा उसको रेंट आउट किया है तो वो भी आपका रेंटल इनकम में शामिल है। अगर आपने कैपिटल एसेट बेचा है, कैपिटल गेन है, वो उसमें चला जाएगा। अगर आपकी पहले चारों हेड्स में इनकम नहीं आती, मसलन अगर आपको इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें, अगर टेनेंट ने अपनी जो प्रॉपर्टी है ओनर की सब लेट की है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं है, वैसे ही आपने डिपॉजिट कराया हुआ है, तो उससे जो रिटर्न आएगा तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो सैलरी के अलावा जितने भी बाकी हैं वो अलग से उनके बाकायदा उन्होंने सेक्शंस और बाकायदा उसके हेड्स बनाए हुए हैं।
जी जनाब, एक सवाल आ गया नासिर जमाल साहब का, वो कह रहे हैं रेफरेंस टू सेक्शन 1131C व्हाट इज प्रोसीजर। 1131C व्हाट इज प्रोसीजर। देखिए नासिर जमाल साहब, उसको आप देखेंगे अगर, तो वो ये कहते हैं कि आप अगर आपका जो 113 सेक्शन है, मिनिमम टैक्स अगर आपके नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा होगा तो जितना वो ज़्यादा होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और आगे जाके आपकी नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट इतना एडजस्ट होगा कि अगले साल की मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी से लाइबिलिटी आपकी कम ना बने। तो नासिर जमाल साहब, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो इसको ओके कर दें। आबद हनीफ साहब एक और सवाल लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं जी कि इन IRIS 214C नोटिस केम but no option to reply in system. Many people face this problem recently. पहली बात तो ये आबद हनीफ साहब के इसका जो अब 214C है, ये तो ऑडिट का है, ये तो बोर्ड आपको जो है वो सिलेक्ट कर सकता है ऑडिट के लिए। आपने अगर इसकी कंप्लायंस करनी है, इंफॉर्मेशन आई है, पहले इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं जी इनसे जाके आप मिल लें, उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। आपको अगर वो फैसिलिटेट करता है तो ऑनलाइन कर दें, अगर नहीं कर रहा तो आप मैनुअली जाके, अगर इंफॉर्मेशन के तौर पे है तो फिर उसकी रिप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको एक प्रॉपर नोटिस आएगा बाकायदा इसका इंफॉर्मेशन के बाद कि आप अपनी कंप्लायंस करें और चीज़ों को लेकर आए और रेलिवेंट टैक्सेशन ऑफिसर से मिल लें। तो आबद हनीफ साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, अब नेक्स्ट चलता हूँ जी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी, मैं पहले पेस्ट कर लूँ जी मोहम्मद आतिफ साहब, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। मैं क्वेश्चन ज़रा पेस्ट कर लूँ जी। मोहम्मद आसिफ साहब सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी डॉक्टर रिसीविंग स्टाइपेंड ड्यूरिंग हिज स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग एज आबिद हनीफ साहब ने ओके कर दिया। अच्छा, एज ट्रेनिंग इज टैक्सेबल और नॉट स्टाइपेंड ड्यूरिंग हिज स्पेशलाइजेशन। देखिए बात ये है मोहम्मद आसिफ साहब, देखें आप अगर आप जॉब पे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं तो सैलरी है। अगर आपको वजीफा दिया गया है तो ज़ाहिरी बात है फिर आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट पैसा है। आपको ये चेक करना है कि उसको अगर तो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के अंदर फॉल करता है फिर तो वो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के अगेंस्ट काम करके पैसे ले रहे हैं, ठीक है, ड्यूटी के अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे हैं और आपको एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर सर्विसेज पे आपको पता है 10% जो मिनिमम टैक्स है वो लग जाएगा, या रिड्यूस रेट 3% वाला भी है। इन दोनों में से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 10% में फॉल करते हैं, ठीक है, अगर ऑफिशियल परफॉर्मेंस के अलावा ना हुआ तो, या अगर आपने इसको क्या कहते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए पे किया गया तो फिर तो, और सेकंड शेड्यूल में कोई एग्जम्पशन अगर ना हुई तो फिर इसको टैक्स जो है लगेगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होगा। जी जनाब, मोहम्मद आसिफ साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, अभी कोई सवाल तो खैर नहीं आया जी। मैं आगे चलता हूँ, फिर सवाल आ गया जी। आगे कौन साहब आ गए, वो कह रहे हैं नासिर जमाल साहब आ गए, वो कह रहे हैं रेफरेंस टू सेक्शन 21L वेदर एक्सपेंडिचर लिमिट इज एग्रीगेट फॉर ईयर और ए सिंगल ट्रांजेक्शन। जी बड़ा अच्छा सवाल है नासिर जमाल साहब। वहाँ जो बात हो रही है ना, वो आपकी वो बेसिकली पहले था 50,000 जो कि 2.5 लाख हो गया। अगर आपकी सिंगल ट्रांजेक्शन जो है, अब इसको एनुअली लेना, आपने सिंगल ट्रांजेक्शन को बेस बनाना है। सो अगर सिंगल ट्रांजेक्शन आपकी स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है, ठीक है, एक वक्त में एक ट्रांजेक्शन, तो फिर बेशक आप 4 करोड़ की भी कर लेंगे तो ये 21L आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन आप उस लिमिट से ज़्यादा की करेंगे, जो ज़ाहिरी बात है, तो तभी आप इसके अंदर फॉल करेंगे। तो इसको लिमिट वाइज जो है वो अपने सिंगल ट्रांजेक्शन की बेस पे देखना है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप पहले 50,000 था, तो 50,000 में से अगर आप 10,000 की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर चाहे 3 लाख भी हो जाएगा तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जी जनाब, मोहम्मद आसिफ साहब ने ओके कर दिया। नासिर जमाल साहब, अगर ओके हो गया हो तो इसको आप ओके क्लियर कर दें। मैं नेक्स्ट पॉइंट शेयर करता हूँ जी आप लोगों से। अच्छा, वो मेरा पॉइंट
अकाउंटेड फॉर, अच्छा ये रह ही गया जी, मैंने आपका तो शेयर कर दिया, अपना नहीं मैंने किया, मैं वो कर लूँ फिर अगला पॉइंट शेयर करता हूँ जी। हाउ इनकम फ्रॉम सैलरी इज अकाउंटेड फॉर एंड रिपोर्टेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर 1 वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है लर्निंग पर्पस के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न चूँकि सैलरी इनकम रिसीव बेसिस पे बनाई जाती है, अगर आपको रिसीव होगा तो रिपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कैश फ्लो तो क्लियर है, नीचे पैसा मिलेगा तो उसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नंबर 1 मैं इनको जरा कह दूं जी, 1 मिनट फोन कर रहे हैं। हेलो इफ्तिखार साहब, घंटे तक फोन करें, लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा अब जी मैं इनको भी कह दूं जी, वो फिर वेट कर रहे होंगे। अच्छा अब नासिर जमाल साहब ने कहा प्लीज एलोबरेट। नासिर जमाल साहब, नासिर जमाल साहब 21L की शायद आप बात कर रहे हैं। देखें ना, फर्ज करें पहले जब लिमिट थी 50,000 पे, मैं इनको जरा कह दूं जी कि लाइव सेशन चल रहा है। हेलो वालेकुम सलाम नूर साहब, आप ना घंटे तक फोन कर लें, लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा अब अगर आप, नासिर जमाल साहब इसकी बात ऐसे है जैसे फर्ज करें पहले थी 50,000 की लिमिट थी आपकी, एक्सक्लूजन्स को निकाल के उसमें लिखा हुआ था कि सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से एक्सीड नहीं करेगी, ठीक हो गया। अब अगर मेरी ट्रांजैक्शन 8,000 रुपये की हो रही है, जो कि डेली बेस पे अगर मैं कर भी रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये 8,000 की ट्रांजैक्शन हर 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 दिन होनी है, तो अब चाहे वो अब 8,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो वो तो 2,40,000 पहले ही बन गया। तो सिंगल ट्रांजैक्शन तोड़ना नहीं आपने, उसको होना ही उतने का चाहिए, तब आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फर्ज करें आपका फ्रिज ही आपका 5 लाख रुपए का, एक बात हो रही, आप उसको जानबूझ के तोड़ तोड़ के करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो है ही 5 लाख रुपए का। चाहे आप तोड़ के पेमेंट करें या जैसे भी करें, उस प्रोडक्ट या उस चीज की कीमत सिंगल ट्रांजैक्शन में उतने की होनी चाहिए। तो नासिर जमाल साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास। मैं जरा पेस्ट कर लूं जी, फिर आप लोगों से शेयर कर देता हूं जी। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द वेरियस लॉसेस दैट मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी मैंने पहले आपसे शेयर किया कि आप सैलरी इनकम के अगेंस्ट आप कोई भी लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर कोई लॉस है भी तो सैलरी पे आपको अलग से अगर टैक्सेबल इनकम निकल आई और मैक्सिमम स्लैब नॉन टैक्सेबल से ऊपर चला गया 6 लाख से ऊपर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मसलन मेरी सैलरी इनकम अगर 10 लाख है टैक्सेबल और बिजनेस लॉस मेरा 30 लाख है, तो लो अब इसकी एडजस्टमेंट आपको अलो नहीं करेगा। आपको 10 लाख के ऊपर अगर वो टैक्सेबल है तो टैक्स देना पड़ेगा विदाउट एडजस्टमेंट अगेंस्ट एनी लॉस जो है वो प्रिंसिपल सेक्शन 56 के थ्रू आप पढ़ सकते हैं जी। जनाब कोई और सवाल हो तो अच्छा, नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी। मैं जैसे जैसे सवाल आते जा रहे हैं मैं आप लोगों से शेयर करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है जी, मैं पेस्ट कर दूं तो फिर मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये है जी, व्हेन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट शैल बी ऑब्लिगेटरी ऑन एन इंडिविजुअल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम एंड फॉरेन एसेट्स सेपरेटली फाइल करना लाजमी है, नंबर 1, ठीक है। और आपकी लेकिन प्री कंडीशन ये है कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम $10,000 से ज़्यादा हो, या आपकी फॉरेन एसेट्स की जो अमाउंट है वो $10 लाख से ज़्यादा हो। तो ये पॉइंट नोट करने वाला कि कब, लेकिन सेपरेटली फाइल करनी। लेकिन फिर भी इसमें लॉ में 116 में ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक केसेस में, किसी भी केस में
कमिश्नर इन रेवेन्यू, जैसे 116 में वेल्थ स्टेटमेंट किसी से मांग सकता है इंडिविजुअल से, वो फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन एसेट्स भी उस बंदे से मांग सकता है। फिर आप ये नहीं कहेंगे जी मैं नहीं आपको बना के दूंगा। तो बेहतर यही है कि चाहे आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, आप स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपना जो भी है और जो फॉरेन सोर्स है उसको बना के रख ले, ताकि कल को कभी भी वो मांगे तो आप उसको फर्निश कर सकें। अच्छा जी, मीनवाइल एक सवाल आया, वो कह रहे हैं व्हाट इज विद होल्डिंग टैक्स सर। विद होल्डिंग टैक्स जनरली ये होता है कि जिस बंदे ने पेमेंट करनी होती है, चाहे वो इनकम टैक्स है या सेल टैक्स में, जहां लॉ एप्लीकेबल होता है वो टैक्स काट के आपको पेमेंट करता है, इसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। जी जनाब, नेक्स्ट है जी नासिर जमाल साहब ने एक और सवाल किया, वो कह रहे हैं रेफरेंस क्लॉज 86 पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल एज अमेंडेड अप टू 30 जून 2019 taxpayer is required to file any application to concerned commissioner ये नासिर जमाल साहब ये तो बताएं किस पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन हमारी फाइल करवाने लगे हैं, वो ज़रा क्लियर कर दें, फिर मैं आपको कोई जवाब दे सकता हूँ। देन आई विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू रिप्लाई योर आंसर। मुझे पहले क्वेश्चन तो क्लियर करें ज़रा नासिर जमाल साहब जी, अगर आप लाइन पे हैं जी। मीनवाइल दूसरा सवाल आ गया यूट्यूब पे, मैं वो कर लेता हूँ। हमारे साथ पहले है जी, पहला सवाल है प्लीज आल्सो डिफाइन सेक्शन 153(1)(c) रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एट 10%। ये जनाब बात ये हो रही है कि अगर आप जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको अब चूंकि आपको पता है अब सर्विसेज पे भी हमारे 10% आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप कंपनी है तो आपका 8% है, अदरवाइज 10% है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर आप उसमें फॉल करेंगे तो ये 153(1)(c) जो होगा, ये मिनिमम टैक्स जो होगा एप्लीकेबल हो जाएगा। जी जनाब, ये आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। एक और सवाल आया जी इरहा टीवी से, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अगर अभी कोई बिजनेसमैन अपना न्यू एनटीएन बनाता है तो क्या उसको 2020 की रिटर्न फाइल करना होगी एक्टिव होने के लिए, या 2021 में फाइल करेगा? देखिए इरा टीवी में जो भी कोई है पीछे इनके, अब मुझे तो ये अपेरेंटली तो नाम सामने आ रहा है और कुछ भी नहीं है, जो भी इनके पीछे हैं उनके लिए जवाब ये है कि देखें बात ये हो रही, एनटीएन अगर आपने लेट बनवाया है, इंडिविजुअल से पिछली 6 साल की रिटर्न वो मांग सकते हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। और अगर आप पिछले 5 साल में कोई एक रिटर्न भी मिस करेंगे तो उससे पिछले 5 साल भी वो खोल देंगे, ये आप जेहन में रखिएगा। लेकिन अगर आपका कंपनी और एओपी नहीं बनी है तो उस सूरत में चूंकि वो नई न्यूली बोर्न है, उससे वो पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा, अब रही बात एटीएल में आने की, अगर एनटीएन आपने अभी बनाया है तो 19 की 28 फरवरी 2021 तक रिटर्न फाइल का किए बगैर एटीएल लिस्ट में इंडिविजुअल नहीं आ सकता। लेकिन 1 मार्च को जो लिस्ट अपडेट होगी वो 2020 की रिटर्न की बेस पे होगी। ठीक है, ये आप चीज़ नोट कर लें। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, अब इधर सवाल आ रहा है जी नासिर जमाल साहब, आपने कहा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। नासिर साहब वो तो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग है ना, वो तो अगर आपने ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री में फॉल करना है, उसकी प्री कंडीशन है, एप्लीकेशन है, सब वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ये आप मतलब इसमें नई चीज़ तो कोई नहीं है, ये तो 86 क्लॉज अवेलेबल है। ये तो सेल टैक्स के अंदर अलग है, इनकम टैक्स में अलग है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही आप किस एंगल से पूछ रहे हैं। एप्लीकेशन तो बिल्कुल ऐसे ही है, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन ये सवाल है कि इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रा चेक करें। इरफान नियाजी साहब कह रहे हैं जी ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच जी। इरफान साहब कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। जी जनाब, आगे क्वेश्चन इधर एक ओके हो गया जी। इरहा टीवी से भी कोई जवाब नहीं आ रहा जी, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, अच्छा जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैं पेस्ट कर लूँ जी, पहले आपको पता है यूजुअल पहले पेस्ट होगा, फिर मैं आपके साथ शेयरिंग करता हूँ जी। क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये है कि इफ एन इंडिविजुअल हैज नो सोर्स ऑफ इनकम देन ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न और नॉट। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जनाब के
नील इनकम है तो क्या करना है? देखिए बात यह है कि 114 सेक्शन में एक नहीं को 10-15 कंडीशन है, उनमें से कोई एक भी आपकी मेट हो गई तो आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा। जैसे अगर आप एनटीएन होल्डर है, अगर आपकी कंपनी है, वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, अगर आपको लास्ट 2 ईयर्स में टैक्स लगा हुआ है, अगर आपसे पास 1000 सीसी से गाड़ी ज़्यादा है, अगर आपके पास स्पेसिफाइड जगह पे स्पेसिफाइड जो एरिया और प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो और आपने रिफंड अगर क्लेम करना है, इवन के बिजनेस इनकम में अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम भी है, 3 लाख से कम ज़्यादा है लेकिन 4 लाख से कम है, तब भी रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा। जी जनाब, इरा टीवी ने भी ओके कर दिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का शुक्रिया जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, नासिर जमाल कह रहे हैं बिफोर इंसर्शन इन सेल्स टैक्स। नासिर जमाल साहब, मुझे तो फिर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अगर इंसर्शन सेल टैक्स के आने से पहले है तो ग्रीन फील्ड को ज़हरी बात है उन्होंने डिफाइन कर दिया ना। अब वो हर एक को ग्रीन फील्ड नहीं गए, ओबियसली ग्रास रूट लेवल से वो जाएगा, उसकी डेफिनेशन उन्होंने ऐड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें ओबियसली वो चेक एंड बैलेंस रखना चाह रहे हैं, इसलिए ग्रीन फील्ड को उन्होंने डिफाइन कर दिया है नए सिरे से, ताकि जो वही लोग इसमें आए जो इसकी प्री कंडीशंस को मेट करें, ताकि उसके मिस यूज़ को रोका जा सके। जी नासिर जमाल साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा, मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ जी। जी कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा जी। नेक्स्ट आ रहा है जी मेरे पास, व्हाट आर द प्री कंडीशंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन ई पोर्टल फॉर ए सैलरीड एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। देखिए, आपने अगर रिटर्न फाइल करनी है तो प्री कंडीशंस क्या है? ओबियसली एनटीएन होगा, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वेल्थ स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस आपको चेक करने हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस है। उसको करने के बाद आपने एक 100% काम तो आप लोगों ने करना होता है जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके बाद रिटर्न तो एक फॉर्मेट है, जस्ट फॉर्म फील्ड होता है और चला जाता है, लेकिन लीगल बैकिंग तो सारी लोगों ने पूरी करनी होती है। सो उसकी लीगल बैकिंग पहली स्टेज पे जितना आप मजबूत रखेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उतनी आपको आसानी बाद में पैदा होगी। जी जनाब, उन्होंने नासिर जमाल साहब ने ओके कर दिया, थैंक यू वेरी मच जी। जी ये भी मैंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी आगे। ये मैं पेस्ट कर दूं जी पहले, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। एक फोन सॉरी आ गया जी, मैं इनको जरा कह दूं। हेलो, वालेकुम सलाम। अभी ना लाइव सेशन चल रहा है, आप ना आधे घंटे में फोन कर लो। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब बात ये हो रही है कि इन्होंने, अच्छा एक शेयरिंग आ गई। पहले नासिर जमाल साहब कह रहे हैं प्लीज एलोबरेट सेक्शन 153(5)D 153(5)D। अच्छा, मैं इसको भी देख लेता हूँ, पहले मैं शेयरिंग कर दूँ, आप मुझे ज़रा मौका देंगे, मैं देखता हूँ 5D के अंदर क्या है, मैं फिर आपकी शेयरिंग कर देता हूँ। पहले जी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द एनुअल मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट फॉर सैलरी इंडिविजुअल। अभी आपको बताया जी 6 लाख रुपए तक, अगर आपका फर्ज करें आपको मेडिकल अलाउंस आपका 60,000 है, 6 लाख ग्रॉस आपकी जो सैलरी है विदाउट मेडिकल अलाउंस के, तो 6,60,000 बनेगा आपका ग्रॉस। उसमें से मेडिकल अलाउंस अगर आप क्लॉज की कंडीशन मेट कर देते हैं निकल जाएगा, और बाकी जो 6 लाख है उस पर 0% टैक्स होगा। जी जनाब, अब सवाल चुके आ रहे हैं, 2-3 सवाल है जी। नासिर जमाल साहब कह रहे हैं प्लीज एलोबरेट सेक्शन 153(5)D। मैं ज़रा अभी खोल लेता हूँ जी, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा फिर। मैं सेक्शन खोल रहा हूँ जी, अभी मैं जवाब देता हूँ आपको। नासिर साहब अभी सामने आता है तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ जी।
तब तक मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ नासिर साहब। आबिद अनीस साहब कह रहे हैं, अभी फाइल ओपन हो रही है, मैं आपको जवाब देता हूँ। इन केस नो बिजनेस इनकम इन टैक्स हियर बट अदर इनकम इज देयर अंडर फिक्स टैक्स रिजीम। ले जी, मैं मेरे सामने आ गया 153। जी नासिर साहब, मैंने देख लिया है। उसमें बेसिकली वो उनको वो बता रहे हैं 5D जो आप कह रहे हैं। बेसिकली ये 153 से छूट के बारे में है कि जिनका टैक्स नहीं काटना। अगर मटेरियल की सप्लाई, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर पेमेंट मेड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू और लोकल गवर्नमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द सेड गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट उसको मटेरियल सप्लाई कर रही है तो उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजन होंगी वो अप्लाई नहीं होगी। नासिर जमाल साहब, मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया, इसको ओके कर दीजिएगा। आबिद अनीस साहब क्वेश्चन कर रहे हैं, in case no business income in tax year but other income is there under fixed tax regime, can he file statement of final taxation or he has to file normal return? आबिद अनीस साहब, इस वक्त ना स्टेटस ये है कि 115(4) की स्टेटमेंट अलग से बंद हो गई है। उसके सेक्शन भी उन्होंने रिलेटेड बीच में से जहाँ जहाँ फाइलिंग वाले थे ख़त्म कर दिए हैं। आपको नॉर्मल रिटर्न के अंदर जाके ही ये फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी जो अब आपको पता है FIR के केसेस तो बहुत थोड़े रह गए हैं, नॉमिन जो ज़्यादा है वो अब मिनिमम टैक्स और नॉर्मल टैक्स के अंदर है। तो ये आपके सवाल का जवाब है आबिद हनीफ साहब। इसको अगर आपको क्लियर हो गया तो ओके कर रहे हैं। इरफान नियाजी साहब सवाल कर रहे हैं, सर बिजनेस स्टार्ट 1 सितंबर 2020 से किया है बट सेल टैक्स में रजिस्टर 2021 में किया है, सर इसकी सेल टैक्स रिटर्न कब सबमिट होगी और अगर हम सितंबर से सबमिट करवा दे तो कोई फाइन तो नहीं होगा? देखें इरफान नियाजी साहब, बात ये हो रही है कि अगर आपने जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अगर आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी उसमें से निकल आती है और टैक्सेबल सप्लाईज में आप आ जाते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर सेल टैक्स वाले उसी डेट से लेंगे जब से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर आपको डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी भी आएगी। सो लॉ को बड़ा स्ट्रिक्टली अपनी टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा करके फिर इसमें चलिएगा। और मेरा ख्याल है कि आपकी चीज़ें आप तक पहुंच गई हैं, इसको ओके कर दें। जी मैं यूट्यूब पे चेक करूं, हाँ जी, एक दो और सवाल इधर आ गया जी। वो कह रहे हैं जी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज एन एसेट इज आल्सो टैक्सेबल। इज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज एन एसेट इज आल्सो टैक्सेबल? व्हाट आर द रेट्स ऑफ टैक्सेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? देखें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बेचेंगे, ठीक है, उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप तो सेल परचेज में इंडल्ज हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो वो तो बिजनेस इनकम है। अगर आप सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें तो कैपिटल एसेट में आता है ये, ठीक है। उसमें अभी लॉ बदल गया है, 4 साल बाद बेचेंगे तो 0% टैक्स होगा। अदरवाइज उसकी कैलकुलेशन का तरीका उसमें दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। जी जनाब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। फिर इन्होंने दूसरा सवाल किया है, वो कहते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज टैक्सेबल, फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओनियन। देखिए बात यह है, एग्रीकल्चर इनकम में आने के लिए 3 कंडीशन है। नंबर 1, लैंड ओन्ड बाय द पर्सन हो। नंबर 2, कल्टीवेशन की हो। और लेबर, उसमें ह्यूमन लेबर जो एफर्ट है की हो। इसके अलावा अगर आपकी डिवेलिंग हाउस के तौर पे आपकी बिल्डिंग है, स्टोर रूम के तौर पे यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड नियर विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, या आपने अपने ठेके पे ज़मीन दी हुई है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। अगर आप ओनियन खरीद के बेच रहे हैं, ठीक है, किसी एग्रीकल्चरलिस्ट से, तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी अनलेस आप उसकी कल्टीवेशन करके उसको ना बेच रहे हो या आप ठेके पे ना दे अपनी ज़मीन को। जी जनाब, ठेके पे दे देते हैं तो आपकी भी इनकम जो FBR में एग्जेम्प्ट है। और जो दूसरा बंदा है
जो कल्टीवेशन कर रहा है उसकी भी एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन प्रोविंशियल लॉ को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया तो इसको ओके कर दें जनाब। अच्छा जी, अब नासिर जमाल साहब क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी ओके हो गया, फिर आगे आ गया है, वो कह रहे हैं जनरली कॉन्ट्रैक्ट आर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन दिस केस व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी। देखिए बात ये हो रही है, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फिक्स प्राइस है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। अब आपने कौन सा चेक करना है वो आप चेक कर ले, उसके मुताबिक ही आपको कॉन्ट्रैक्ट जो लिया जाएगा विद प्रॉफिट मार्जिन ही ऐड करके लिया जाता है, तभी आप आगे जाएंगे। वेरी नाइस सर जी, साजिद अली थैंक यू वेरी मच जी। साजिद साहब कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। इरफान नियाजी साहब ने ओके कर दिया जी। हाँ जी, इधर एक और सवाल आ गया है, वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी इनकम टैक्स ईयर 2020, प्रॉपर्टी इनकम नहीं वो अच्छा उन्होंने ओके कर लिया जी, अभी सवाल शायद वो लिखना चाह रहे हैं, बाद में लिखेंगे जी जनाब। मिस सुबाना संधू हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम मिस, आप ठीक ठाक हैं? और कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कर लीजिएगा जी जनाब। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन आपसे आपको देना है, जी मैं क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ जी, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं पहले पेस्ट कर लूँ क्वेश्चन को। जी एक सवाल आ गया जी, मैं अपने को ज़रा पेंडिंग करके, पहले आप लोगों की प्रेफरेंस मेरे लिए ज़्यादा है। इधर टीवी से सवाल है, वो कह रहे हैं जी कितनी एग्रीकल्चर इनकम पे प्रोविंशियल टैक्स होगा पंजाब में। देखिए इस वक्त 2020 और ऑनवर्ड जो है 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, उससे ज़्यादा होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जेब में रखिएगा कि लॉ जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंशियल का जो लॉ है वो ये कहता है कि आपका एरिया बेस्ड या इनकम बेस्ड जो हायर होगा उस पर आप टैक्स देंगे। ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। इरा टीवी जी। और कौन है जी मेरे साथ? इधर क्वेश्चन क्या था जी? अच्छा जी, अब मेरी शेयरिंग वाला क्वेश्चन है, वो है इज देयर एनी पार्ट ऑफ सैलरी इनकम दैट इज टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड हाउ द टैक्स ऑन द सेम शैल बी कंप्यूटेड। जी जनाब बड़ा अच्छा सवाल, ये खुद ही बनाया हुआ है जी। बेसिकली पहली बात तो ये है कि अगर आप एरियर सैलरी है तो दो ऑप्शन है आपके पास, इसी तरह गोल्डन एंड शेक पेमेंट के अंदर भी आपके पास, फिर फ्लाइंग और सब मेरीन अलाउंसेज उनके अंदर भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लॉ ने ऑप्शन दी हुई है कि आप उसको सेपरेट ब्लॉक में ले जाके टैक्स पे कर दें। सारी इनकम को ज़रूरी नहीं कि हर केस में आप सैलरी में ही ऐड करके टैक्स पे करेंगे। जी जनाब, अभी तकरीबन 8 मिनट बाकी हैं जी, मेरे कुछ पॉइंट्स अभी रहते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल आ गया यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं जी ओके अंडर प्रोविंशियल टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी व्हाट रेट ऑफ टैक्स शैल अप्लाई ऑन एग्रीकल्चर इनकम एज यू जस्ट एक्सप्लेन। ये आप उसका सर्च कर लेना जी, आप गूगल पे जाके जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पंजाब में एप्लीकेबल है उसको निकाल लें। उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है, उसके अंदर रेट्स गिवन है, स्लैब रेट जिस तरह होते हैं उसी तरह उसमें गिवन है। 4 लाख रुपए तक 0% है, और मेरा ख्याल है कि करते करते मैक्सिमम 20% के ऊपर वो जाता है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास होता तो मैं आपको अभी इधर पेस्ट भी कर देता। जी जनाब। कलीम वाहिद साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी इनकम टैक्स ईयर 2020 इन एनी टैक्स क्रेडिट प्रॉपर्टी इनकम। देखिए बात यह है कलीम वाहिद साहब, अगर आप सेपरेट ब्लॉक में हैं तो फिर तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 40 लाख से इनकम ज़्यादा है और नॉर्मल टैक्स रिजीम में है फिर आपको क्रेडिट इसमें मिल सकता है, जो कि लॉ आपको देगा। जी कलीम वाहिद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। नेक्स्ट, अच्छा मैं क्योंकि क्वेश्चन अभी और आ रहे हैं जी, मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा मिस सुबाना संधू कह रही हैं सेपरेट ब्लॉक में कहाँ कौन से ब्लॉक में जाके टैक्स देना है सर जी? देखिए बात ये हो रही है, जैसे एरियर सैलरी है तो दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा सैलरी के स्लैब के अंदर ही सैलरी के चार्ट के अंदर ही चले जाएं, वहाँ उन्होंने दिया हुआ है इंक्लूडिंग एरियर सैलरी, अगर आपने करंट ईयर में ऐड करना है। लेकिन अगर सेपरेट है तो फिर आपको क्या करना है कि या तो वो आपका क्या कहते हैं लास्ट जो इसका है चार्ट उसके अंदर होगा एट्रीब्यूट्स के अंदर, अगर वहाँ ना मिला तो आपको फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि आपने एवरेज रेट कौन सा यूज़ करना है, एरियर का या गोल्डन हैंडशेक का, तो उसके मुताबिक आप उसके अंदर दे सकती हैं। जी
या तो सैलरी वाली ऑप्शन आपने बताई है जी। अगर आपने सैलरी के अंदर ही ऐड करना है तो फिर तो आप उसको ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप सैलरी में ऐड कर दें, फिर तो बात खत्म होगी मिस। लेकिन अगर आपको सेपरेट में जाना है तो फिर उसके फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर जाके उन्होंने आपसे या उसका रेट आपको वो जो आपका जो एट्रीब्यूट्स के अंदर है मांगा हुआ है उन्होंने कि उस पर कितना रेट है जो आपने एवरेज लगाना है, उसमें रिड्यूस रेट वाला भी उसके अंदर अवेलेबल है जी। मिस सुमाना सिंधु, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नासिर जमाल साहब क्या कह रहे हैं, वेदर ग्रांट रिसीव्ड इज इनकम। देखिए नासिर जमाल साहब, इसमें ना सेकंड शेड्यूल में कुछ क्लॉजेज अवेलेबल है। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ठीक है, उसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो वो ये कहते हैं कि जी आपने इस पे टैक्स पे करना है तो आपको देना पड़ेगा, और अगर वो कहते हैं जी टैक्स नहीं देना, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वो ग्रांट है अगर एग्जेम्प्ट होगी तो निकल जाएगी, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा जी। मिस सुबाना संधू कह रही जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया मिस साहब हमारे साथ हैं। कोई और सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा जी। साजिद अली साहब साथ हैं, वो कह रहे हैं द मेंबर ऑफ मार्केट कमेटी एनी आर्थिया सेल एंड परचेज। अच्छा, मिस सुबाना संधू ने ओके कर दिया जी, चले थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो वो कह रहे हैं एनी आर्थिया सेल एंड परचेज ऑफ व्हीट एक्सेट्रा इन अ ईयर इज 50 मिलियन, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स, प्लीज गाइड। देखिए आप साजिद अली साहब, बात ये हो रही है कि अगर आर्थी सेल परचेज ऑफ व्हीट कर रहे हैं, ठीक है, गंदम की सेल परचेज है, अगर तो आप खुद करते हैं उसकी प्रोडक्शन, पहली दो बातें इसको आप जरा ज़हन में रखिएगा। नंबर वन, अगर तो आपने खुद उसको प्रोड्यूस किया है तो वो तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ गए, और अगर आपने ठेके पे लेके किया तब भी वो, अगर जो रेंट उसको मिलेगा दूसरे बंदे को, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में है। लेकिन अगर आप एक एग्रीकल्चरलिस्ट से खरीद के बेचेंगे तो फिर ये ऑब्वियसली आप नॉर्मल टैक्स में जाएंगे, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप एग्री इनकम में है तो एग्री इनकम पे एग्री टैक्स लगेगा, और फेडरल में चूंकि ये एग्जेम्प्ट है सेक्शन 41 में, तो इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी जी। साजिद अली साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वेट करके फिर ही आप आगे एक्ट कीजिएगा जी। मोहम्मद एजाज गौरी हमारे साहब वो कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम एजाज गौरी साहब, कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास जी। उन्होंने ओके कर दिया जी, ओके एंड थैंक्स अबाउट स्टे ब्लेस्ड। चले जी, अच्छी बात है जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। आप सवाल आ रहा है जी, साजिद अली कह रहे हैं हाउ मच टैक्स हैज़ टू पे डेट आर्थिया मीन्स ब्रोकर ऑफ गुड्स। देखिए अगर तो वो कमीशन बेस्ड है तो फिर तो उसको जो कमीशन मिलेगी वो अपनी कमीशन के ऊपर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, या अगर उस पर विद होल्डिंग टैक्स अप्लीकेबल होता है जिससे कमीशन मिली है तो फिर वो उस पर वो मिनिमम टैक्स हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बहरहाल उसको बनाना पड़ेगा, उसके बगैर वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग में इंगेज है, खुद वो प्रॉफिट कमा रहा है बेच के, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल परचेज वाला बनेगा जी। साजिद अली साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। जनाब 2 मिनट तकरीबन बाकी है, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप और कर सकते हैं, वरना मैं एक और पॉइंट शेयर करूं। अच्छा चले, मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं जी अपना। जी ये मैं पेश कर रहा हूँ जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोशिश करते हैं 1-2 क्वेश्चन जितने भी कवर हो जाए। सवाल ये है जी, इज देयर इज स्टिल ए रेजिडेंट इंडिविजुअल में फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअली और नॉट। देखिए अभी भी कुछ ऐसी जो लोग सेक्शन रूल 73 और 34 के अंदर फॉलो नहीं करते, ठीक है, या 114 के मुताबिक, अगर वो स्टिल, अगर उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो ई पोर्टल पर फाइल करें तो वो मैनुअली फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो रिटर्न मिसप्लेस हो जाती है और ई पोर्टल पे ना गई तो जब तक वो फाइलिंग नहीं होगी वो ATL की लिस्ट में नहीं आएंगे। ये ज़रा रिस्क फैक्टर इसके अंदर बढ़ जाता है जी। जनाब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जी, वो किया है साजिद अली कह रहे हैं थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स मच। चलें आपका साजिद साहब शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। राहील अंसारी साहब कह रहे हैं
वाइफ रिसीविंग रेंटल इनकम शी हैज़ टू फाइल हर रिटर्न और आई कैन शो डैट इन माई रिटर्न। राहील अंसारी साहब, बात ये हो रही है कि आपको एक काम करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी देखें किसके नाम पे है, रिसीव करने से कुछ नहीं होता। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो चाहे चेक आपकी वाइफ के अकाउंट में जाए, वो रेंटल आपका ही है, वो उनका नहीं बनेगा। इसी तरह वाइस वर्सा है, अगर प्रॉपर्टी आपकी मिसिज के नाम पे है, रेंट चाहे आप रिसीव करें, वो आपकी मिसिज का ही रहेगा और उनकी रिटर्न में जाएगा। तो राहील अंसारी साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, अगर कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं जी। मैं जो है तकरीबन घंटा तो पूरा हो गया जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन आए हैं तमाम का जवाब ओके हो जाए। जिनमें राहील अंसारी साहब अब आप बाकी हैं, अगर आप इसको ओके कर देते हैं तो आज का सेशन हमारा पूरा हो जाएगा जी। जी जनाब, नासिर जमाल साहब ने एक और सवाल कर दिया। वो कह रहे हैं प्लीज़ एक्सप्लेन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ रेफरेंस टू सेक्शन 29(1)(c)। नासिर जमाल साहब, बात ये हो रही है, बड़े चुन चुन के वैसे आपने सवाल निकाले हुए हैं, अच्छी बात है। नासिर जमाल साहब, बात यह है कि बैड डेट्स की प्री कंडीशन है 3-4 है, अगर आप वो मेट कर देंगे तो फिर आपको वो बैड डेट जो है वो मिल जाएंगे। ये आप उसके 29(1)(c) के अंदर जाके, या जो भी आप कह रहे हैं 1C है तो मैं वो भी देख देता हूँ आपको, ठहरे। जी 29C है नासिर जमाल साहब के, आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हो कि अब अमाउंट आपको रिसीव नहीं होनी है। ऑब्वियसली लीगल स्टेप्स लिए हों या आपने उसको जो कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज की हो, किसी ना किसी के थ्रू आपको प्रूव करना पड़ेगा। जी नासिर जमाल साहब, ये 29(1)(c) था। मोहम्मद एजाज गौरी कह रहे हैं जी हाउ मच टोटल फॉरेन रेमिटेंस इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच टोटल। ये तो देखिए, अगर तो आपके पास सोर्सेज हैं तो आप जितना मर्जी बैंकिंग चैनल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उस पर चेक एंड बैलेंस आ गया। तो अगर आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, अगर उन्होंने अर्न किया है, वो वहाँ से वो पक्के वहाँ लीगली वहाँ अवेलेबल हैं, सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा भेजें ताकि आपको बाद में जवाब देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं आपको बताता चलूँ, आमला जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है जो 2010 है वो प्रिवेल कर गया, जिसके काफ़ी जवाब तो हमने खुद दिए हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। जी वैसे अगर आप 111(4) की बात कर रहे हैं तो 50 लाख रुपए तक एक बंदा एक साल में अपनी अमाउंट को वाइट कर सकता है, लेकिन वो बैंकिंग स्टूल बैंक के थ्रू पैसा आएगा, इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट देगा, लेकिन फिर भी वो अदर लॉज की जिच में आ सकता है। ये ज़रा नोट करने वाला पॉइंट है। राहील अंसारी कह रहे हैं प्रॉपर्टी इज एट वाइफ नेम, तो ठीक है जनाब, फिर तो रही सब बात ही खत्म होगी। प्रॉपर्टी उनकी तो रेंट भी उनका ही होगा, फिर तो वो आप उसमें रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो उन्हीं की इनकम बनेगी। जी राहील अंसारी साहब उन्होंने ओके कर दिया। नासिर जमाल साहब ने कहा जी थैंक्स, गुड सेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं यूट्यूब पे चेक कर लूँ अगर कोई क्वेश्चन हो तो। वो कह रहे हैं एग्री इनकम फाइल्ड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस वेयर एंड हाउ टू रिफ्लेक्ट शेयर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन एग्री इनकम, एग्री इनकम फाइल्ड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस वेयर। देखें ये क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस तो आप बनाएंगे, लेकिन एग्री इनकम रिटर्न के अंदर तो सिर्फ एक फिगर है, उसमें तो नेट फिगर आपने रिपोर्ट करनी है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी जनाब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। चलें जी, मोहम्मद एजाज गौरी कह रहे हैं थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। चलें, आप लोगों का भी शुक्रिया जी। अच्छा, अब आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल हमने बनाया हुआ है मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जी जनाब, ये हमारा चैनल है जी, यूट्यूब का चैनल है जिस पे तमाम वीडियोस हम अपलोड, जो पहले वाली हैं 200+ वीडियोस वो अपलोडेड है। इसको सब्सक्राइब करवा दें और दोस्तों से कहें कि जितने आपके, मैं तो अब ज़ाहिरी बात है लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जितने हमारे बहन भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें इस चैनल में सपोर्ट करें, तो इसको सब्सक्राइब कर दें और
इसके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। जितनी आपको वीडियोस 200 प्लस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री है, कोई कमीशन नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। प्लस जितनी फर्दर वीडियोस आएंगी वो भी हम इसके अंदर अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से क्या हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सदके जारिये में आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, और जितने लोग इसके अंदर आएंगे उतने क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और उतना नॉलेज शेयर करने में हमें बहुत फ़ायदा होगा। जी जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह जो टाइम है जी, कोशिश मैं कर रहा हूँ 7:30 है, क्योंकि ईशा का टाइम को 7 बजे का है, तो 7:30 to 8:30 हम कैरी करते हैं। कभी 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी विद दिस होप के जी अल्लाह सबके लिए खैर बरकत और आसानी पैदा करें। अब आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।